है ये जो रिब्स होता है, रिब्स का एक केज होता है, उसके बीचों बीच ये हार्ट की पोजीशन होती है। और ये जो हार्ट है ये एक मेन ऑर्गन है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है पूरे जगह पर ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। जो एक फोर्स की पंप की जरूरत होती है वो यही करता है। ठीक है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हॉलो होता है, और ये इसका एक भाग नीचे डायफ्राम पर रेस्ट करता है और दूसरा ऊपर की ओर रहता है। और इसके ऊपर वाले भाग को जो है वो बेस कहलाता है, और इसका नीचे जो पॉइंटेड वाला पोर्शन होता है उसको हम एपेक्स कहते हैं। और जो हमको लेफ्ट साइड हम हाथ रखते हैं यदि अपने चेस्ट पर, तो हमको एक पल्पिटेशन फील होती है। वो पल्पिटेशन किसकी है? यही हार्ट की बीट है। ठीक है, और इसका हार्ट का शेप या साइज कितना होता है? तो हमारी खुद की एक, यदि हम इस तरह से मुट्ठी बांधे तो हमारी मुट्ठी के साइज का ही ये जो हार्ट होता है वो होता है। लेकिन अगर एक लगभग हम देखें एवरेज, तो ये इसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो विड्थ होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो वेट होता है वो लगभग 250 से 390 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम देखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर इसका होता है, तो ये 3 लेयर से मिलके बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो जो सबसे बाहर की परत रहती है इसके, ऐसे पूरे जो बाहर एक परत रहती है जो इसको घेरी रहती है, वो क्या होगी? पेरिकार्डियम। उसके अंदर मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर की तरफ होती है वो एंडोकार्डियम होती है। तो इस तरह से ये 3 परत से मिलके बनता है। अब इसमें आई थिंक इसके लेयर नहीं दिखाए हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो चैम्बर होते हैं वो 4 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये 4 चैम्बर इसके दिख रहे हैं, 2 ये जो ब्लू 2 दिख रहे हैं, और ये रेड 2। तो यहाँ पर ये जो पूरा हार्ट होता है ये बंद मुट्ठी के जैसे होता है। अब इसके ऊपर से आर्टरीज निकलती है एक, जिसको बोलते हैं एओर्टा। ये मेन आर्टरीज है ह्यूमंस की। और फिर उसी के नीचे से पल्मोनरी आर्टरीज निकलती है। जब आपको मैं ये सर्कुलेटरी पढ़ा रही थी तो आपको हमने बताया था कि पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ ब्लू से क्यों दिखा रहे हैं, जबकि आर्टरीज है तो ये रेड से दिखाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। रेस्ट बॉडी की सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ पर इसीलिए ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है इसको किस कलर से बताया गया है? ब्लू से, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब इसके बाद में इसमें यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट ऑट्रियम होता है, मतलब लेफ्ट साइड का ऊपर वाला चैम्बर। फिर इन दोनों के बीच में, दोनों चैम्बर के बीच में एक वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं माइट्रल वॉल्व, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर दोनों क्या होते हैं? लेफ्ट और राइट एट्रियम, और नीचे क्या होते हैं? वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 इसके चैम्बर्स हो गए। लेफ्ट साइड हो गया लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड हो गया राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ये सारे जो चैम्बर्स होते हैं ये वॉल्व से एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होता है वो कौन सा होता है? माइट्रल वॉल्व। और इसी तरह से जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है वो होता है ट्राइकस वॉल्व। तो इस तरह से, और यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरीज से जो ब्लड जाता है डीऑक्सीजनेटेड, वहां पर वॉल्व होता है पल्मोनरी वॉल्व। तो इस तरह से इसमें एक सर्कुलेशन होता है। इसका यदि हम फ्लो समझना चाहें तो हम कैसे समझ सकते हैं कि ये जो लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश होता है कहाँ पर? ये जो एओर्टा है, ये एओर्टा आगे जाके और भी छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होता जाता है, और इस तरह से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी सारी बॉडी में सप्लाई होता है। और वो पूरी बॉडी में सप्लाई होने के बाद वो कहाँ जाता है? यहाँ पर लंग्स में जाता है। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर इकट्ठा होता है,
राइट साइड में, और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज से कहाँ जाता है, वो लंग्स में जाता है। लंग्स में वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और वो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आ जाता है, लेफ्ट साइड में आ जाता है। तो इस तरह से इसका एक सर्कुलेशन जो है वो चलता रहता है। अब हम थोड़ा सा वॉल्व के बारे में देखेंगे। तो यहाँ हमने ये तो देख लिया कि ये 4 चैम्बर होते हैं, 2 राइट साइड होते हैं, 2 लेफ्ट साइड होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम इसका थोड़ा सा आगे देखेंगे कि इसमें वॉल्व कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो होते हैं मेन 4 वॉल्व पाए जाते हैं। एक तो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक होता है एओर्टिक वॉल्व, एक होता है माइट्रल, और एक होता है पल्मोनरी वॉल्व। तो इस तरह के 4 वॉल्व होते हैं। तो ये जो ट्राइकस्पिड होता है या माइट्रल वॉल्व होता है, और फिर पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व। तो ये जो वॉल्व होते हैं, तो इसमें जो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, तो ये किस किस के बीच में होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में होता है। तो इससे क्या होता है कि इन दोनों में ट्रांसपोर्टेशन ब्लड का दोनों चैम्बर में होता है। तो इसमें ये चूंकि ट्राई, इसको क्यों कहा गया है ट्राइकस्पिड, क्योंकि इसमें 3 डोर होते हैं ट्राइंगल, इसलिए इसको ट्राई बोला गया है। अब ये जो माइट्रल वॉल्व होता है, ये किसके में बीच में होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और इसमें चूंकि 2 ही डोर्स होते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, माइट्रल वॉल्व। इसमें 2 होते हैं, और ये किस में ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये जो पल्मोनरी वॉल्व होता है, इसका क्या काम होता है कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो भी सॉरी राइट एट्रियम में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इसके थ्रू लंग्स को जाता है। और ये जो एओर्टिक वॉल्व होता है, ये क्या होता है कि यहाँ पर लंग्स से जो पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड आया वो इसके थ्रू एओर्टिक वॉल्व के थ्रू इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। तो किस तरह से इसका एक ट्रांजैक्शन होता है कि ये पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड है वो लंग्स में गया, लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड होया, ब्लड में कन्वर्ट हुआ, और ये जो रेड दिख रही है ये पल्मोनरी वेन्स है, इसके थ्रू ये एओर्टिक वॉल्व के थ्रू किस में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये माइट्रल वॉल्व खुला और ये किस में आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये कहाँ चला गया, ये जो एओर्टा है यहां से गया और पूरी बॉडी में सप्लाई होकर, और ये वापस कहाँ आ गया, लेफ्ट, ये वेना केवा कहलाता है जो ब्लू कलर से है। तो इसके थ्रू ये किस में आ जाएगा वापस, यहाँ पर राइट साइड में, और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा फिर से लंग्स में जाएगा। तो ये एक जो सीक्वेंस है ये कंटिन्यूशन में चलता रहता है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई होता रहता है। अब यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड बताया था, तो इसमें देखिए इस तरह के 3 ट्राइंगल्स डोर होते हैं, इसलिए इसको ट्राई बोलते हैं। जो माइट्रल होता है इसमें 2 ही होते हैं, लेकिन जो ऑर्टिक होता है इसमें भी 3 होते हैं, और पल्मोनरी होती है इसमें भी 3 होते हैं। तो सिर्फ जो माइट्रल होता है उसमें 2 डोर्स होते हैं, बाकी सभी में 3 डोर्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें जो इसकी फिजियोलॉजी क्या है, किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो हम मान लीजिए आपको यहाँ पर हमने बताया था ये सुपीरियर वेना केवा है। हार्ट से मेन एक आर्टरीज निकलती है, इसको एओर्टा कहते हैं, और हार्ट से एक मेन वेन जुड़ी रहती है जिसको सुपीरियर वेना केवा, एक इंफीरियर वेना केवा भी होती है। तो ये जो आर्टरीज होती हैं इंफीरियर, नीचे की बॉडी का जितना भी हमारी लोअर बॉडी उससे जो ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड, वो किससे आता है, इंफीरियर वेना केवा से। और जितनी अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो किससे आएगा, कलेक्ट होगा सुपीरियर वेना केवा से। तो ये जो वेन्स हैं ये बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होती जाती हैं और हर एक सेल तक पहुंचती हैं।
ऐसे ही ये जो एओर्टा है ये भी आगे जाके छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड होता है और पूरे हर एक सेल तक पहुंचता है। तो यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ वेना केवा से ले रहे हैं, तो हम भी वेना केवा से लेते हैं कि पूरी बॉडी से, अपर बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन ने कलेक्ट किया और लोअर बॉडी से जितना भी ब्लड कलेक्ट किया, ये दोनों किस में आ गए, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये खुला और ये किस में आ गए, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में किसका वॉल्व होता है, पल्मोनरी आर्टरीज का। ये तो ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये पूरा जो ब्लड है ये किस में चला गया, लंग्स में। जब ये लंग्स में चला गया तो वहां से ये क्या हुआ, लंग्स ने इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड किया और ये पल्मोनरी वेन के थ्रू ये कहाँ खुल गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऊपर लेफ्ट आर्टिकल में, लेफ्ट एट्रियम में आया और यहाँ से ये जो एओर्टा है इसके थ्रू ये पूरी बॉडी में ये ब्लड का सप्लाई हुआ। तो इस तरह का ये साइकिल जो है वो पूरा चलता रहता है और बार बार इस साइकिल के चलने से पूरे ब्लड में ऑक्सीजन आती है और पूरे शरीर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कलेक्ट होकर बॉडी के बाहर जाती है और पूरे हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचता है। अब यहाँ पर जो एक साइनोट्रियल SA नोड कहते हैं जो कि राइट एट्रियम पे रहता है, इसके कारण ही एक पल्पिटेशन या जिसको हम हार्ट बीट कहती है वो यहीं से शुरू होती है और रिदमेटिकली ये पूरी हार्ट बीट जो है वो चलती जाती है और इस SA को जो कि स्टिमुलेट करता है इस पल्पिटेशन के लिए वो क्या होता है, पेस मेकर। ये दो पार्ट और हार्ट के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, SA नोड और पेस मेकर जो कि हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से होता है। अब हमको थोड़ा सा यहाँ पर ये भी देखना है, ये पल्मोनरी सर्किट बताया है हमने, आपको ये बताया था कि ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है ये एकमात्र आर्टरीज है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज इस तरह से ये लंग्स में जाती है और यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होके पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ से ये वापस हार्ट में आ जाती है। तो इस तरह से ये पल्मोनरी जो सर्किट होता है इसका ये जस्ट अपोजिट होता है, इसके वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ से देखिए ये आर्टरीज से ये पूरा ब्लड जा रहा है और ये सारा ये लंग्स बना हुआ है, पिंक जो आपको दिख रहे हैं ये हार्ट है। तो यहाँ से ये हार्ट की ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है ये वाली, यहाँ से ब्लड लंग्स में गया, यहाँ पर उसने एक्सचेंज किया और ये जो पल्मोनरी वेन्स है इसके थ्रू वापस हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। तो इस तरह से ये पल्मोनरी सर्किट्स या सर्कुलेशन होता है हार्ट में। अब ये जो हार्ट बीट है ये हम आपको बता चुके कि ये SA नोड और पेस मेकर के कारण होती है जिसके कारण ये हार्ट बीट होती है। और जितनी बार बीट होती है तो क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो प्योर ब्लड को किस में पुश कर देता है, एओर्टा में पुश कर देता है और जिसके थ्रू कंप्लीट बॉडी में ब्लड जाता है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा नर्व का भी समझ लें कि जैसे कि यहाँ पर पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वैसे भी यहाँ पूरा नर्व्स भी रहता है और यहाँ जो नर्व है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत रहता है क्योंकि हार्ट बीट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक मोड में चलता है और इसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों तरह के नर्व्स यहाँ पर होते हैं। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, हार्ट बीट को कम करता है और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस उल्टा बोल गई मैं, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हार्ट बीट को बढ़ाता है और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, हार्ट बीट को कम कर देता है। तो जब भी कभी जैसे हम बहुत तेज भागते हैं या कभी बहुत डर जाते हैं तो आप देखिए हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो उसको फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो नॉर्मल रेंज में ले आता है। इसका काम क्या होता है कि पूरे शरीर में ब्लड को देना, ब्लड के थ्रू ही
जो पूरे शरीर की हर एक सेल को ऑक्सीजन भी मिलती है और हर एक सेल को ग्लूकोज भी मिलता है। तो ये पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज को, और इसके साथ ही हर एक सेल से जो वेस्ट बनता है, जो उसकी टूट फूट से निकलता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करती है सेल, उनको कलेक्ट करके लाके बॉडी के बाहर ये जो है इसको बाहर कर देता है। अब ये जो एक हेल्दी यदि ह्यूमन का हम हार्ट देखें तो वो लगभग 72 से 75 उसकी हार्ट बीट होनी चाहिए, जिसको हम कई बार जब हम बीपी वगैरह लेते हैं तो हार्ट बीट भी काउंट करते हैं। तो ये नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? 72 से 75 होना चाहिए। और बच्चों में ये जो होती है हार्ट बीट, ये बहुत तेज होती है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये वयस्क अवस्था में आते हैं तो वैसे वैसे कम होती जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो संकुचन होता है या जो सिस्टोल होता है वो 0.4 सेकेंड का होता है। उसके बाद हार्ट जो है थोड़ा सा रेस्ट लेता है और उसके बाद उसमें रिलैक्सेशन होता है, जिसको हम डायस्टोल कहते हैं। तो ये जो डायस्टोल है ये भी 0.4 सेकेंड का रहता है। तो यदि हम एक कार्डिक साइकिल देखें तो वो 0.8 सेकेंड का टाइम लेती है और उसको हम सिस्टोल और डायस्टोल के नाम से हम कहते हैं। अब ये जो हार्ट साइकिल है ये क्या करती है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें लगभग 4 से 6 लीटर ब्लड होता है, लेकिन ये जो हार्ट है ये 1 मिनट से भी कम समय में पूरी बॉडी में इस ब्लड को सर्कुलेट करके एक साइकिल कंप्लीट कर देता है। तो अगर हम देखें कि एक एवरेज देखें कि एक एडल्ट जो है वो अपने पूरे शरीर में लगभग 7500 लीटर रक्त को पंप करता है, क्योंकि फिर 1 मिनट में वो वापस लाया फिर पंप किया, तो इस तरह से वो बार बार इसे पंप करता है और इस साइकिल को रिपीट करता जाता है। तो ये जो रिपीट्स होती है तो इसमें क्या क्या होता है, पहले तो जो एट्रियल है वो सिस्टोल हुआ, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, फिर आर्टिकल डायस्टोल हुआ, फिर वेंट्रिकल डायस्टोल हुआ। तो इस तरह से ये 4 स्टेप में ये पूरी प्रोसीजर होती है और यही 4 स्टेप हार्ट बीट को क्रिएट करते हैं। यही 4 स्टेप ये निश्चित करते हैं कि उस समय में ब्लड जो है वो एओर्टा में चला जाए और एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट हो जाए। तो इस तरह से इसकी पूरी जो आर्टेरियल साइकिल है वो 0.8 सेकेंड की होती है। अब इसमें जो साउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो जब ये हार्ट बीट करता है तो इसमें लव डब ये साउंड होते हैं। ये DUP है ना, इसमें DUB गलत हो गया है, LUBB लव और DUP डप, ठीक है। इसमें ये शब्द स्पेलिंग गलत आ रही है। तो ये साउंड क्या क्या होता है, लव डप। तो ये साउंड बार बार होता है और जब ये क्यों होता है, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व कौन सा है, माइट्रियल वाल्व, इन दोनों के खुलने और बंद होने के कारण ये साउंड होता है और यही साउंड जो है वो डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप से इसको सुनते हैं। तो यहाँ पर जब दोनों वेंट्रिकल सिस्टोलिक पोजीशन में आते हैं तो इसको जो साउंड होता है उसको सिस्टोलिक साउंड कहते हैं। और जब ये उस समय कौन सा होता है, लव, और जब ये डायस्टोलिक पोजीशन में आते हैं तो उसको डायस्टोलिक साउंड कहते हैं और वो क्या होता है, डप। तो इस तरह से इस साउंड में जो निरंतर लव डप का होता है स्टेथोस्कोप से देख के उसके हार्ट की पोजीशन को डॉक्टर्स पता करते हैं। अब ये जो हार्ट होता है तो ये तो हमने पढ़ा कि हार्ट से एक मेन आर्टरीज निकलती है जिसको एओर्टा कहते हैं और जो मेन वेन्स निकलती है जिनको वेना केवा कहते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। लेकिन ये आगे जाके ब्रांचेस में किस तरह से बढ़ती हैं, तो सबसे पहले तो जो मेन ब्रांच हुई वो क्या हुई, एओर्टा
और वेना केवा। तो पहले हम देखते हैं कि एओर्टा क्या है। तो एओर्टा किस में कन्वर्ट होती है? आर्टरीज में। फिर आर्टरीज और ब्रांच में कन्वर्ट होती हैं, तो जिसको आर्ट्रियोल्स कहते हैं। और फिर वो कैपिलरीज में कन्वर्ट होती हैं, जो हर एक सेल तक जाती हैं। इसी तरह से जो वेना केवा है, ये किस में कन्वर्ट होती है? वेन्यूल्स में, और फिर आगे जाके वेन्स में। तो इस तरह से ये छोटे छोटे वेन में जाके फिर कैपिलरीज में होती है। अब हमने बोला कि ये सेल तक जाके ये एक्सचेंज करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देती हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने अंदर लेती हैं। तो ये कैसे होता है कि देखिए, जैसे यहाँ से ये वेना केवा से जाना शुरू हुआ, ये आर्टरीज में गया, आर्टरीज और छोटे छोटे ब्रांच में बटी, जिसको मस्कुलर आर्टरीज का, फिर ये और छोटे छोटे ब्रांचेज में बटी, फिर और बारीक में आई तो इसको आर्ट्रियोल्स कहा गया, फिर ये कैपिलरीज में जाके गई। तो ये जो सिस्टम होता है एक्सचेंज का, ये ज्यादातर हमारे हाथ के और पैर के नाखूनों के नीचे होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि नाखून जितने आपके खुले रहेंगे, जितने ऑक्सीजन के टच में रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा। वहां पे क्या होता है कि इस तरह की जब ये कैपिलरीज में कन्वर्ट होती हैं, तो ये कैपिलरीज वेन कैपिलरीज से जुड़ जाती हैं। तो यहाँ तक आते आते, चूंकि ये एंड पॉइंट है शरीर का, हाथ के नाखून, पैर के नाखून, तो यहाँ आते आते तक मैक्सिमम जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो यहाँ चूंकि ये कैपिलरीज आपस में जुड़ती हैं, तो ये क्या करती हैं कि ये वेन में जाना शुरू हो जाता है। वेन फिर क्या होती है? स्मॉल वेन में से स्मॉल वेन में जाता है, फिर वेन में जाता है, फिर वेना केवा में जाता है, और वेना केवा के थ्रू ये कहाँ? हार्ट में जाता है, हार्ट से लंग्स में चला जाता है। तो इस तरह से ये पूरा जो सर्किल जो है वो बनता है। ये इसको थोड़ा सा डिटेल में दिखाया है। ये एओर्टा से आर्टरीज में गया, फिर ये आर्ट्रियोल्स में गया, फिर ये कैपिलरीज में गई। ये कैपिलरीज किससे जुड़ गई? वेन कैपिलरीज से। और ये जुड़ के वेन्यूल्स में गई, वेन में गई, और ये वेना केवा में चला गया। तो ये यहाँ पर जो एक ये छोटा सा पोर्शन दिखाया था, उसको ही थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाया है कि किस तरह से लास्ट मूवमेंट पे शरीर के अंतिम हिस्से में जो कैपिलरीज होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं और ब्लड को एक्सचेंज कर देती हैं। अब ये एक पूरा सर्किल बताया है कि कैसे किस तरह से ये सर्किल काम करता है। तो यहाँ पर फिर वही चीज है, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम से वेना केवा में ब्लड गया, सॉरी एओर्टा में ब्लड गया, लेफ्ट से ये राइट में आया, राइट से राइट वेंट्रिकल से एओर्टा में गया, एओर्टा से ये पूरी बॉडी में सप्लाई हुआ, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हुआ और ये वेना केवा के थ्रू कहाँ आ गया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में गया और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, ये पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा ये कहाँ गया? लंग्स में गया। लंग्स से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हुआ और ये पल्मोनरी वेन के द्वारा फिर से किस में आ गया? लेफ्ट एट्रियम में। तो इस तरह से ये पूरा ब्लड फ्लो का साइकिल चलता रहता है। ये इस तरह से पूरे आर्टरीज और वेन, ये पूरा नेटवर्क जो है ह्यूमन बॉडी में फैला हुआ रहता है और जो पूरा भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इनको ये कलेक्ट करता है। तो बॉडी के हर एक पार्ट में ये ब्रांचेस इसकी होती हैं और ब्रांचेस में डिवाइड होकर ये बॉडी के हर एक पार्ट के अंतिम हिस्से तक जाता है और वहां से ये ब्लड के ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब किसी भी कोई भी एक ऑर्गन होता है तो उसके लास्ट में इस तरह से ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ रहता है और ये नेटवर्क के इस तरह से ये वेन जो है आर्टरीज से मिल जाती हैं और यहाँ पे ब्लड का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होके वेन में जाके हार्ट में चला जाता है। इसी को ही थोड़ा और डिटेल में बताया है कि किस तरह से एओर्टा से गया ये आर्टरीज में, आर्टरीज से और बारीक में हुआ तो आर्ट्रियोल्स में गया, फिर कैपिलरीज में गया,
यहाँ से वेन कैपिलरीज में आया, वेन्यूल्स में आया, फिर वेन में आया और वेना केवा में आया। तो ये ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन का डिटेल है। अब हम देखेंगे पल्स क्या होती है। तो जो हार्ट एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसके कारण क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। तो कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं वो स्किन के बहुत पास होती हैं। तो जहां भी स्किन के बहुत पास होती हैं ये, तो जब भी ये ब्लड सर्कुलेट करता है और हार्ट से ब्लड पंप होता है, तो उसे उस जगह पर हमें आर्टरीज में एक पल्पिटेशन फील होता है, जिसे हम नर्व्स या पल्प्स कहते हैं। तो ये जो पल्प्स होती हैं, ये वही इनकी रेट तो वही रहेगा 72 से 75 नंबर तक रहता है, लेकिन बच्चों में ये 80 से 140 तक हो जाती हैं। यदि मान लीजिए 100 से अधिक होती हैं तो उसको टैकीकार्डिया के नाम से कहा जाता है कि टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम हो गई है। और यदि 60 से कम हो जाती हैं तो उसे ब्रेंडीकार्डिया कहा जाता है। और जब कोई भी मनुष्य सोता है तो उस समय उसकी जो पल्स है वो कम हो जाती है, लेकिन वही जब वो भोजन करता है या मान लो कोई बहुत हार्ड वर्क करता है तो उसका पल्स रेट बढ़ जाता है। पल्स रेट बढ़ने से बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ता है। यदि मान लीजिए एक एवरेज कैलकुलेशन देखा गया है कि यदि 10 पल्स रेट बढ़ गई तो उसका 1 डिग्री जो है वो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये पल्स काम करती हैं। और ये कहाँ कहाँ पल्स फील होती हैं, ये कुछ प्लेसेस होते हैं बॉडी के जहाँ ये पल्स फील होती हैं, जैसे एक रिस्ट के पास, फिर एक ये कैरोटिड आर्टरीज जो बिल्कुल गले के पास रहता है, एक टेम्पोरल वेन कान के पास, एक लोअर जॉ के पास फेशियल पल्स, और ये जो कैरोटिड होता है ये यहाँ पर होती है जहाँ पर ये पल्स फील होती है। कई जगह आपने देखा होगा कि गले को छू के पता लगाते हैं कि पल्पिटेशन हो रहा कि नहीं हो रहा। फिर एल्बो के पास होती है, रिस्ट के पास होती है, थाई के पास होती है, और ये पॉप्लिटियल आर्टरीज मतलब नी के पीछे की तरफ होती है, नी का जो बैक पोर्शन होता है वहां पर, और उसी तरह से ये एंकल के पास होती है। तो इस तरह से ये पल्स देखने के जगह हैं। अब हम देखेंगे ब्लड प्रेशर। तो चूंकि जो हार्ट है वो क्या कर रहा है कि एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर बार बार क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज और हम देखेंगे, पल्स प्रेशर भी होता है, एक बीपी होता है, एक पल्स प्रेशर होता है। तो पल्स प्रेशर क्या होता है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का जो अंतर होता है उसको पल्स प्रेशर कहा जाता है। तो ये पल्स प्रेशर का यूज क्या होता है, इससे हार्ट की जो कैपेसिटी होती है वो पता चलती है। और ये लगभग जो पल्स प्रेशर है ये कितना होता है 30 से 50 mm। तो अब यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है तो इसको नापने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ मैनुअल भी होते हैं और कुछ आजकल इलेक्ट्रिक भी आने लगे हैं कि जो कि इसे खुद ही मेजर करके बता देते हैं। तो इसमें जो मैनुअल होता है उसमें क्या होता है कि जो ब्रैंकियल आर्टरीज है, मतलब एल्बो के वेंट्रल पार्ट में, उसमें स्टेथोस्कोप रखा जाता है और उससे सिस्टोलिक प्रेशर और उसके बाद डायस्टोलिक प्रेशर दोनों पता किए जाते हैं। तो जब जिस पॉइंट से पल्पिटेशन शुरू होता है वो क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर। जैसे हम बोलते हैं कि नॉर्मल मान लीजिए 120 80 है, तो 80 क्या हो गया सिस्टोलिक और 120 क्या हो गया डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो ये जो प्रेशर होता है ये नॉर्मल कितना होता है, लगभग 120 80 नॉर्मल माना जाता है। फिर अगर ये एलिवेट होता है तो इसको एलिवेटेड प्रेशर माना जाता है 129 से 80 के बीच में। फिर 139 89 के बीच में ये हाइपरटेंशन का फर्स्ट स्टेज माना जाता है। 140 90 के बीच में ये सेकंड स्टेज, और 180 120 के बीच में ये क्राइसिस माना जाता है। तो इस तरह से ये प्रेशर होता है। और प्रेशर ये क्या है कि ये दोनों वॉल्स पर जो एक प्रेशर लग रहा है
जब हार्ट पंप करता है तो उसकी आर्टरीज में जो एक प्रेशर क्रिएट होता है वो ये इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये जो ब्लड प्रेशर है इसको क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं? एक तो कार्डिक आउटपुट कि वो हार्ट से कितनी स्पीड के साथ बाहर निकल रहा है, फिर उसके बाद में वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम कितना है कि जो अगर मान लीजिए कम है, ब्लड एनीमिक है, तो ऑटोमेटिक जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, या जैसे कोई जल गया है या कोई डिहाइड्रेट हो गया है तो वो ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। फिर वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड, कितनी वॉल्यूम के साथ वो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। फिर उसके बाद में विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड कितना गाढ़ा है या कितना पतला है। तो उसमें अगर एनीमिक है तो एनीमिक होने में क्या होगा, आरबीसी कम हो जाएंगी, आरबीसी कम होने से उसमें ब्लड में जो गाढ़ापन है वो कम हो जाता है, तो बीपी भी कम हो जाता है। और अधिक गाढ़े होने से क्या होता है कि उसको ढकेलने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है, तो बीपी भी बढ़ जाता है। तो ये जो विस्कोसिटी ब्लड की है उस पर डिपेंड करता है। और आपके जो ह्यूमंस के जो कैपिलरीज हैं वो कितनी फ्लेक्सिबल हैं। यदि हार्ड होंगी तो उसमें प्रेशर अधिक लगेगा, फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होगी तो वहां पर कम प्रेशर में ही वो ब्लड फ्लो आगे बढ़ता जाएगा। फिर पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है कि वो जो आर्टरीज के अंदर बह रहा है तो वो जो तेज बहाव है उसमें कितना वो अपने चारों ओर रेजिस्टेंस अगर अधिक है, ठीक है, तो वो कम हो जाएगा। और मान लीजिए जो उसके अंदर जो होल है वो कम हो गए हैं, सकरे हो गए हैं किसी तरह का, जैसे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, या जिसको बोलते हैं ना कि ब्लॉक हो रही है वेन या आर्टरीज, तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखने की बहुत जरूरत है कि अगर हम योग में ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट हैं जो योग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या है? एक तो कार्डिक आउटपुट, जब आप योग करते हैं, कार्डिक एक्सरसाइज करते हैं, तो वो हमेशा मैनेज रहता है, एक सिंक्रोनाइजिंग वे में रहता है। तो कार्डिक आउटपुट जैसे कुछ डॉक्टर्स से जो मेरी पर्सनल बात हुई तो वहां पर उन्होंने जब ये पूछा गया कि भाई आजकल बहुत ही कम एज के बच्चों को, यंग बच्चों को कार्डिक अरेस्ट हो रहा है, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन यही है कि जो कार्डिक मसल्स हैं, जिसमें मायोकार्डिया जो सेंट्रल मसल्स है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने से अगर किसी भी कारणवश मान लीजिए अचानक बहुत तेज से दौड़ लिया या अचानक कोई शॉक लगा, तो क्या होगा कि अचानक वो फैलेगी, सिकुड़ेगी और वो अपने आप को कोलैप्स कर देगी, और जिसके कारण कार्डिक अरेस्ट आ जाएगा। तो इन एक्सरसाइज के दौरान ये जो मसल्स हैं इनको 24 घंटे में एक बार अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक पहुंचाना कंपलसरी है। यदि इनको हम अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंचाएंगे तो कार्डिक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो प्रॉपर योग सही ढंग से करता है तो उसके कार्डिक अरेस्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसके कार्डिक मसल्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, उसमें इलास्टिसिटी होती है और वो हर शॉक को एब्सॉर्ब कर सकती हैं। फिर उसके बाद में जो उनका वास्कुलर रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ऑटोमेटिक जिस पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो वहां पे सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। और विस्कोसिटी इसलिए हम कह सकते हैं कि मेंटेन होती है, क्योंकि जब हम योग और सारी चीज में जाते हैं तो हम अपने आप को हाइड्रेट रखने में और इन अपने आप को न्यूट्रिएंट्स के मामले में हम काफी अलर्ट मोड पे रहते हैं। तो इसीलिए ये जो ब्लड की तरलता है या गाढ़ा होना वो भी मैनेज होता है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें ब्लड से और हार्ट से रिलेटेड है, और ये कंप्लीट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये डिजीज आपके इसमें है नहीं, लेकिन हम एक नज़र देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड, अच्छा इसमें यही दी हुई है डिजीज। हाइपरटेंशन है, कार्डिक अरेस्ट है, माइग्रेन है, फिर पैरालिसिस वगैरह भी एक हार्ट ब्लड से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, एनीमिया है। तो इस तरह से ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स के कारण क्रिएट होती हैं।
तो इस तरह से आज हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा है। अब इसको आप योग से कैसे जोड़ेंगे बताएं। थोड़ा सा तो हमने जोड़ के बता दिया। क्यों पढ़ना जरूरी है? मैम हमें जैसे लो बीपी हाई बीपी के पेशेंट्स को कौन से आसन कराने हैं या बिल्कुल कितने इंटेंसिटी तक कराने हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको जब ये नॉलेज होगा कि कितने नंबर तक हाई होता है, कितने नंबर तक लो होता है, तभी आप उसको कैलकुलेट कर पाएंगे कि अगर, क्योंकि पेशेंट जो भी आएगा वो तो आपको एक नंबर ही बताएगा ना कि बीपी चेक किया था तो इतना इतना आया है। तो फिर जी वो आपको जानकारी होनी चाहिए कि अब उस नंबर में आप क्या करा सकते हैं, क्या कराना चाहिए और क्या नहीं कराना चाहिए। अब सपोज कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि मेरा 140 और 80 है, तब हमें क्या कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए? सबसे पहली कौन सी क्रिया है जो अपन को बंद कर देनी चाहिए? अ, फिर से आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। जी रिपीट करें सुप्रिया जी। मैं एक्चुअली पूछ रही हूँ, आपने अभी जो पूछा ना मैं थोड़ा आधा ही सुन पाई, तो अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ कि यदि किसी का बीपी कोई आपके पास आके बोलता है कि 140 और 80 है, तो आपको कौन कौन से प्रिकॉशन रखने चाहिए जो आप योग क्लास करा रहे हैं, है ना? उसमें क्या क्या चीजें आप उसको मना कर देंगे? मैम पहली बात तो प्राणायाम में हम मतलब पहले आप मना कर देंगे तो कोई भी जहाँ पे कि लिफ्टिंग वाले आसन है, कोई भी होल्डिंग वाली चीजें हैं तो उनको मना कर देंगे। दूसरी बात, प्राणायाम में हम उनको चंद्र भेदी प्राणायाम कराएंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेलर लेंगे और उसी में ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उनको करने को बोलेंगे और अप टू 10-15 या जितना भी वो कंफर्टेबल हो, या ब्रेक्स ले लेंगे। तो एटलीस्ट उससे उनका बीपी थोड़ा सा कंट्रोल होगा और फिर उसके बाद हम उनको थोड़ी सी तो वो जितना वो कंफर्टेबल हो हम उतना उनको कराने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए जब कोई व्यक्ति योग करने आता है ना, वो बड़ा एक्साइटेड रहता है। पहली बात मतलब उसको लगता है कि आज ही मैं सारी चीजें कर लूंगा। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि हमारे यहाँ विडम्बना क्या है कि थेरेपी ग्रुप में कराई जाती है। ठीक है, तो जब वो दूसरे लोगों को देखता है कि अरे ये तो इतना अच्छा कर रहा, मैं भी कोशिश करूं, तो वो पहले ही दिन सारे एफर्ट कर लेता है। इसीलिए आप देखिए जिम में मैक्सिमम कार्डियक अरेस्ट के आपको जो मिलेंगे वो मैक्सिमम मिलेंगे। अनुश्री जी क्या कराएंगी, क्या नहीं कराएंगी? आप क्लास ले रही हैं, आपके पास कोई व्यक्ति आया है। मैम पहले तो उनका हेल्थ जो है हेल्थ हिस्ट्री लेंगे उनकी, क्या उनको इश्यूज हैं। नॉर्मल है तो हम उनको धीरे धीरे उनको लो से हाई इंटेंसिटी वाले आसन में लेके जाएंगे। पहले लो इंटेंसिटी में ही कराएंगे, चाहे वो हेल्थ इशू हो या नहीं हो। और फिर हाई बीपी वालों के अलग आसन होंगे और लो बीपी वालों के अलग होंगे। अभी तो मैं ये बोल रही हूँ कि 140-80 का पेशेंट आपके पास आया है, आप 140। उसको क्या कराएंगी? 140-80 उसने बोला, आपने पूछा भाई कितना बीपी है, उसने बोला मेरा 140 और 80 है। हाँ नॉर्मल में आ गया मतलब ये। आप बताइए, ये तो हाँ आप करा रहे हैं तो आप बताएंगे नॉर्मल में है कि कैसा है। मैम चंद्रभेदी प्राणायाम, अनुलोम विलोम देखिए और कोई भी आके बैठता है तो हम उसको सिर्फ प्राणायाम नहीं कराते हैं शुरू से, उसका एक सीक्वेंस होता है योग क्लास का। ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ प्राणायाम कराते हैं, हम उसको शुद्धि क्रियाएं भी कराते हैं, हम उसको मंत्र योग भी कराते हैं, हम उसको माइक्रो एक्सरसाइज भी कराते हैं, हम उसको एक्सरसाइज भी कराते हैं, तब कहीं जाके प्राणायाम की बात आती है। मैम लेकिन जब अगर इनिशियल स्टेज में कोई भी अगर बहुत ज्यादा हाई बीपी के साथ आता है तो आप उनको इमीडिएटली आपको एक्सरसाइज वैसे भी नहीं करा पाओगे सिवाय सिर्फ बेसिक वार्म अप के। नहीं, ये थोड़े थोड़े बिल्कुल से गलत है। एक्सरसाइज हम उन्हें करा सकते हैं। तो मैम फिर आप कराएंगे भी तो भी आप उन्हें होल्डिंग नहीं करा पाएंगे, क्योंकि कोई भी जैसे वृक्षासन है या ताड़ासन है या उत्कट आसन है, कोई भी आप बेसिक आसन भी ले रहे हो तो उसमें भी वो आई थिंक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नॉट मोर देन 10 और 20 सेकेंड आप उनको फिर होल्ड नहीं करा पाएंगे।
जैसे क्लास लेते तो कैसे लेते हैं? स्टार्टिंग में क्या वार्म अप कराते से हैं? स्टार्ट करेंगे बेसिक रोटेशंस के साथ में, तो वो बेसिक रोटेशंस कर सकते हैं, बेसिक रोटेशंस हम उनको करा देंगे। उसके बाद बेसिकली जैसे थोड़े बहुत ही माइल्ड आसन लाइक कटी चक्रासन या साइड बेंडिंग, लैटरल बेंडिंग में जो साइड बेंड होते हैं उस तरीके के हमने आसन उनको करा दिए। थोड़ा बहुत शोल्डर रोटेशंस वगैरह सब कुछ करा दिया, मतलब बेसिक वार्म अप हो गया। उसके बाद हम उनको बैठने को बोल के और फिर हम उनको बता सकते हैं कि चूंकि आपकी स्थिति अभी ऐसी है जहाँ पे कि आप इस स्थिति में नहीं है कि आप हमारे साथ आसनों की क्रिया में आगे बढ़े, तो आप मैं रिकमेंड करूंगी कि आप थोड़े लंबे लॉन्ग मतलब ब्रेथ के स्पेल्स लीजिए, फिर प्राणायाम की तरफ जाइए, और नहीं वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो लेट कर अब्डोमिनल ब्रीथिंग। कुसुम जी आप बताएं, आपके क्लास में कोई आता है? पहले तो आप अपनी क्लास का पैटर्न बताएं, जैसे कोई भी आप क्लास लेते तो कैसे लेते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से नॉर्मली करते हैं? नॉर्मली मैं वार्म अप से स्टार्टिंग करवाती हूँ, बट अगर कोई बीपी का पेशेंट आए तो हम उन्हें सूक्ष्म व्यायाम करवा सकते हैं। बाकी मेरे क्लास का पैटर्न रहता है कि मैं जैसे रनिंग, सबसे पहले मेरा वार्म अप रहता है रनिंग, उसके बाद जंपिंग जैक्स, और उसके बाद सारे रोटेशंस करवाने के बाद में फिर उसको एक आसन करवाती हूँ स्टैंडिंग, और फिर सिटिंग में आती हूँ। फिर सिटिंग में जब मिड सेशन हो जाता है तब पहले प्राणायाम, उसके बाद कुछ फेशियल एक्सरसाइज, ताकि क्या जो हेक्टिक हुआ है वो सारा वो कूल प्राणायाम डाउन से हो सके। रिलैक्स हो जाए, कूल डाउन हो जाए वो। और उसके बाद में ले डाउन वाले आसन ये रहता है, और लास्ट में रिलैक्सेशन रहता है। मेरा पैटर्न ये रहता है, लेकिन अगर बीपी का कोई आया तो उसे हम सारे सूक्ष्म व्यायाम करवा सकते हैं। आप लोग जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वहां तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, शवासन और योग निद्रा, जो सबसे इम्पोर्टेंट दो आसन है बीपी वालों के लिए, है ना? बाकी तो सारी चीजें सेकेंडरी है। मैम लेकिन ये सबसे लास्ट में कराएंगे ना, जैसे थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का देखिए, जब थेरेपी में व्यक्ति आ जाता मैम है है, ना, आप बोल तो रहे हैं लेकिन इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। वो तो आपको क्रिएट करना है। हाँ, ऐसे तो मैं मेडिटेशन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन मेरे आते तो ही मेडिटेशन आते ही क्लास में अगर ही हम सबसे उसे भीड़ हो जाती है। शवासन करवा देंगे तो फिर कैसे पॉसिबल है मैम ये तो। मैम अच्छा एक चीज पहले और तो आप बताइए। उसके बीपी को न्यूट्रलाइज करेंगे ना, तभी तो आप माइक्रो एक्सरसाइज पर आएंगे। हम्म। जब बीपी ही नॉर्मल नहीं करा पाएंगे मैम उसी के तो लिए आप तुमने बोला कैसे था कि करें? प्राणायाम कराएंगे, तो आपने कहा कि उसको सीक्वेंस में आप पैटर्न में नहीं लेके जा रहे हो। अब या तो हम पैटर्न देखिए, आपका क्लास मान के चलिए आप 10 लोगों के साथ क्लास ले रहे हैं और अगर ये 11वां इंसान आया है, तो आप या तो पूरा रिदम चेंज करेंगे उनके हिसाब से, या फिर आप उनको एक्सक्लूसिवली बताएंगे कि फिलहाल चूंकि आपकी स्थिति ये है तो मैं आपको ये सजेस्ट करने को बोल रही हूँ, आप ये करिए। बाकी जो 10 लोग जो कर रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उनकी स्थिति वर्सेस आपकी स्थिति में बहुत डिफरेंस है। एक्चुअली इसके लिए सबसे अच्छा जो एक सेटअप होता है वो क्या होता है कि पहले आप उनसे मंत्र चैंटिंग कराइए, ओम चैंटिंग कराइए, उसके बाद उनसे शवासन या योग निद्रा कराइए, देन फिर उनको उठा के जो जितने भी सूक्ष्म व्यायाम होते हैं वो कराइए, फिर उसके बाद उनको प्राणायाम कराइए, फिर मेडिटेशन कराइए, है ना? कभी भी थेरेपी वाले को हम ग्रुप के साथ नहीं ले सकते। हाँ यदि मैम, आप लेते मैं वही हैं बोल रही थी तो कि आप ग्रुप के सबसे साथ बड़ी गलती पॉसिबल ही करते हैं। नहीं होगा फिर हाँ, इतना। तो मैं तो ग्रुप के साथ बोल ही नहीं रही ना, मैं तो सिर्फ ये बोल रही कि कोई एक व्यक्ति आया उसको क्या। हाँ। क्योंकि कभी भी सबसे बड़ी गलती योग वाले जो यही करते हैं कि ठीक है आ जाओ, आ जाओ, वो गलत है। क्योंकि देखिए, अच्छा होगा वो ठीक है, सब आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन अगर 10 अच्छा हुआ एक बुरा हुआ ना, तो वो 9 10 जो अच्छे हुए थे वो भूल जाएंगे लोग। तो आप लोग ये बताइए, कोई भी पैथी में जाइए, आपके जो दिमाग में पैथी आती है उसमें जाइए। किस पैथी में ऐसा है कि ग्रुप में ट्रीटमेंट होता है, बताइए? किसी में भी फिर नहीं होता योग मैम। योग पैथी में क्यों? क्योंकि मैम उसके मतलब मेरे हिसाब से योग इज नॉट समथिंग जिसमें कि आप आज करेंगे और आपको कल इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, लोग इस मेंटल फ्रेम के साथ आते हैं या योग करना स्टार्ट करते हैं कि मैंने किया तो मुझे 4 दिन के अंदर उसका इम्पैक्ट दिखना चाहिए, 10 दिन के अंदर उसका इम्पैक्ट दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप किसी भी पैथी की दवाई खाएं,
रिस्पेक्टिव ऑफ एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी भी पैथी की दवाई खाएं, आपको 4 से 6, 10, 15 दिन के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखता है। बट योग इज सच अ कंसिस्टेंट साइंटिफिक नेचुरल प्रोसेस जहाँ पे कि आप बॉडी की सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर रहे हो, है ना। तो एक दिन में बटन चालू कर देते तो नहीं होगी, उस चीज की आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है मैम। एक दिन में नहीं दिखेगा, लेकिन एक हफ्ते में दिखता है। मैम उतना भी तो कंसिस्टेंट एफर्ट दे, तो मतलब आप जो बोल रहे हो कि अगर आते ही साथ बीपी का कोई पेशेंट आया और हम उसको आते ही साथ अगर योग निद्रा करा देते हैं, पहली बात मेरा ऐसा मानना है कि योग निद्रा करने के बाद आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी होती है कि आपको उसके बाद उठ के कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम, कोई भी व्यायाम कुछ करने का मन नहीं करेगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मन नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कोई किसी टेक्स्ट बुक में लिखा है कि नहीं करा सकते? नहीं नहीं, क्योंकि हमें तो लिखा नहीं देखिए, है, लेकिन जो हमारे सामने व्यक्ति आया, हमको तो उसको ठीक करना है, हमारा इंटेंशन सिर्फ ये है, ठीक है। यदि हम उसको पहले से ही सूक्ष्म व्यायाम भी कराएंगे तो उसका सर्कुलेशन बढ़ेगा, उसका बीपी बढ़ जाएगा। भले ही हम जॉइंट एक्सरसाइज करा रहे हैं, लेकिन सर्कुलेट तो हो रही है ना, सर्कुलेशन तो बढ़ रहा है, और वो उसके लिए हार्मफुल होगा। लेकिन जब आपने शवासन या योग निद्रा करा दिया तो उसका बीपी डाउन हो जाएगा, और उसके बाद आप उसको करेंगे तो वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, बजाय कि शुरू में कराएं। तो मैम एक बात बताइए, बीपी अगर हमें कंट्रोल ही करना है तो हम चंद्रभेदी प्राणायाम और शीतली से क्यों नहीं कर सकते? चंद्रभेदी प्राणायाम और शीतली से आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए उसको कफ की प्रॉब्लम है वो व्यक्ति को, या ठंड का समय है, तब क्या करेंगे? मान लीजिए वो ठंड के समय, विंटर सीजन में आपके पास आए, और ऐसा नहीं हम ये नहीं कराएंगे, हम जब ये सब करा लेंगे उसके बाद उस मौसम के हिसाब से जो प्राणायाम सूट करेगा वो हम कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से प्राणायाम में बिठा दोगे ना तो लोगों का मन नहीं लगेगा। हम तो उनका उसमें भी नहीं लगेगा। आप नहीं नहीं, योग निद्रा या कराओगे तो वो अगले दिन यही कहेंगे, आते हो जाके 4 लोगों को, क्या जाते ही साथ उसने तो मुझे सुला दिया था, कुछ नहीं सुनिए कराया। सुप्रिया जी, ये आपका ना मिसकॉन्सेप्शन है। मैं 1 घंटे का मेडिटेशन कराती हूँ और लोग ये बोलते हैं कि मुझे पता नहीं चला, और मैंने 6-6 महीने के कंटिन्यूएशन सेशन चलाए हैं। मैम, तो ये मैं अपनी कैपेसिटी है हाँ ना, एग्जैक्टली, कि अब आप आपकी कैसे बांध कैपेसिटी के है। रखते हैं, और उनको बांध के। मैम रेडीनेस भी तो है ना, जब सामने वाला अगर उस रेडीनेस के साथ आ रहा है तो आप चाहे जो करा लो उस जगह पे। आप मतलब अगर एक्चुअल में मैम आपके ऐसा पास है कि 10 दिन थेरेपी के लिए वाले आप योग पेशेंट निद्रा आते के हैं, सेशन हमारे बोलोगे पास तो केवल वो आते हैं कि बस वेट लूज करना है, बस एक्सरसाइज करनी है। मैं वही मैं बता रही हूँ कि एक डे में थॉट प्रोसेस तो इसके साथ आते ही नहीं है कि जाते ही साथ आप उनको योग निद्रा करा दोगे। अच्छा मैं अपना खुद का एग्जांपल लेती हूँ मैम। मैंने योगा ज्वाइन किया था व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद माय फर्स्ट चाइल्ड। 7 मंथ्स में प्रेग्नेंट थी। मुझे डिस्क बल्जिंग पिछले 17 साल से करीब है, और उस समय पे मुझे टेल बोन में इस कदर का पेन बढ़ गया था कि मैं उठ नहीं पा रही थी, मैं बैठ नहीं पा रही थी। मतलब ये स्थिति आ गई थी कि मैं जमीन पे एक कुशन रख के, योगा मैट ही बिछाती थी, उसके ऊपर कुशन रखती थी, उस पे बैठती थी, और फिर वो मतलब सिर्फ उस पे ही बैठ पाती थी। तब कहीं जाके आई स्टार्टेड डूइंग योगा, और फिर मेरी ग्रेजुअली सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई थी मैम। बाय 9th मंथ में बहुत कुछ करने लग गई थी योगा में भी। तो अब आप समझो ना कि एज अ लेमन उस समय पे जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं गई कि सिचुएशन थी पेन सिचुएशन में, है ना। तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं बचता कि आप कुछ और समझो, क्योंकि आपकी कंडीशन ही ऐसी है कि आप दवाइयां ले नहीं सकते हो, आप एक्सपीरियंस कुछ कर नहीं सकते हो। तो मुझे भी पता था कि मैं किस चीज के लिए जा रही हूँ, लेकिन अगर एक हेल्दी इंसान आता है और उतना रिसेप्टिव रहता है तब तो वो कर लेते हैं। कि मैंने देखा है, लोगों से बात करके भी मैंने समझा है थोड़ा सा। जैसे अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं, अपने मम्मी की बात करूं, और मैं उनको बोलूं कि चलो ठीक है आपको कराती हूँ, अरे क्या टाइम वेस्ट करा रही हो तुम, रहने तो हमें नहीं करना। उनका सीधा सा जवाब यही होगा। हो सकता है आपका सर्किल ये है, आपका एक्सपीरियंस ये है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस टोटल डिफरेंट है। एब्सोल्युटली मैम, क्योंकि आपका जब पेन रिलीफ में मेडिटेशन कराती हूँ, और जब लास्ट में लोगों को बोलती कि उस जगह हाथ रखो जहाँ पेन है, तो वो बोलते अब तो पता ही नहीं चल रहा पेन कहाँ है, तो कहाँ हाथ रखें। मैम तो ये आपकी क्वालिटी है, ये ऐसी क्वालिटी हमें भी डेवलप करनी है। हाँ, तो वो
शायद हो सकता है, सबका अनुभव अपना अपना अलग अलग होता है। तो अगर मेरे पास आएगा तो मैं तो यही सीक्वेंस प्रेफर करूंगी मैम और देखिए, करती हूँ। आपके एक्चुअली जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल 101% सही होगा। हमारा एक तो खैर अभी हमने कोई क्लासेस ऐसा की ही नहीं है कि हम ऐसी सिचुएशन में आए हो तो हमारे पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी हो। ये भी हम सारा हाइपोथेसिस ही बना रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। मे बी शायद अगर कोई बंदा आया तो आपकी यही बात ध्यान आएगी कि उसको शवासन से शुरुआत करो, और फिर हमारे पास शायद एक होता है ना कि गिनी पिग रहेगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ट्रायल करने एक्चुअली के क्या होता है, देखिए मैं गलती बताऊं क्या होती है। जब शवासन या मेडिटेशन कराते हैं ना, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के कॉन्शियस माइंड को पैसिव मोड में नहीं डालते, क्योंकि उनको वो ट्रिक ही नहीं मालूम होती। अब जब तक कॉन्शियस माइंड निष्क्रिय नहीं होगा, तब तक क्या होगा कि आप जो भी बोलेंगे ना तो वो लॉजिक करता रहेगा, क्योंकि वो लॉजिकल होता है। अब मान लो उसको बीमार है, वो चेक करा के आया, उसका बीपी इतना था, और आप बोलेंगे आपका बीपी नॉर्मल है, तो कॉन्शियस माइंड तुरंत बोलेगा क्या फालतू की बात कर रहे हो, अभी तो चेक कराया है ना। तो आपका जो वॉइस है वो सबकॉन्शियस तक जाता ही नहीं है। और जो सबकॉन्शियस होता है, हमारा पैटर्न क्या होता है मेडिटेशन कराने का, कि हम सबसे पहले कॉन्शियस माइंड को निष्क्रिय कर देते हैं, पैसिव मोड में डाल देते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, चूंकि जो सबकॉन्शियस होता है वो अनलॉजिकल होता है, उसको वो किसी भी चीज के लिए डिबेट नहीं करता, तो फिर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस में इंड्यूस होते हैं, तो इसीलिए वो इफेक्ट आते हैं। तो मैम वो आप सबकॉन्शियस तक लेके कैसे जाएंगे उसको, ब्रीदिंग पैटर्न को ही टेक्निक्स फॉलो होती हैं, करने के? हाँ बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं उसकी। तो इसीलिए लोग इतनी देर तक स्थिर बैठे भी रहते हैं, इसीलिए लोग उस पेन को बिल्कुल गायब हुआ फील भी करते हैं। इवन बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं कि जो बोलते हैं मैं तो विजुअलाइजेशन कर ही नहीं सकता हूँ। अभी जस्ट लास्ट वीक ही मेरी जो क्लास थी, तो उसमें एक लेडी बोली कि मैं तो बहुत कोशिश कर ली, मुझसे नहीं होता ये विजुअलाइजेशन। पहले दिन बोली नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी मेरे से नहीं हुआ। फिर सेकेंड डे कराया तो लिटरली वो रो रही थी, बोले इससे अच्छा विजुअलाइजेशन कभी नहीं हुआ मेरा। तो उसके पर्टिकुलर ट्रिक होते हैं कि कहाँ पर उनका रिजिडनेस है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, क्योंकि हर माइंड ना अपने अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। जैसे उसके एक्सपीरियंस से, मान लो वो 3 बार बारिश में भीगा, हर बार वो बीमार हो गया। अब ये को इंसिडेंट ही सही, लेकिन वो चौथी बार भीगेगा ना, तो अब कितना भी बोलेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके माइंड में ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, कुछ नहीं हो होगा, गया, गलत है। कंडीशनिंग हो गई ना मैम, जो हम हाँ, कहते हैं। क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस वो है। तब वहां पर हमको ये सब टेक्निक्स जो है इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं, और उसके बहुत अच्छे असर भी होते हैं। तो जो मेंटल मैकेनिज्म, क्योंकि हमारे पास व्यक्ति आता है वो 40 के ऊपर ही होता है, हम ऐसा मान लें, तो उस समय तक उसके अपने मेंटल मैकेनिज्म डेवलप हो चुके होते हैं, पैटर्न भी सेट हो चुके होते हैं ना, हाँ माइंड पैटर्न पैटर्न। सेट हो चुके होते हैं। तो उनसे आपको पहले तो समझना कि उसका पैटर्न क्या है। पहले तो जब तक आप वो नहीं समझोगे और बिठा दोगे, तो जब आप ही नहीं समझे तो ट्रीटमेंट क्या ही होगा, नहीं बिल्कुल है ना। मैम। तो पहले तो हमको वो फाइंड आउट करना पड़ता है कि पैटर्न क्या है, फिर उसको रेजिस्टेंस कहाँ हो रहा है ना। क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा 3 लोग काम करते हैं, देखिए, एक तो होगा डूअर, एक होगा ड्रीमर, है ना, और एक होगा वो जो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो देखिए सपने हम बहुत सारे देखते हैं, अरे अब तो हम ये कर लेंगे, ऐसे शानदार क्लास खोलेंगे, इतने लोग आएंगे, यूं त्यों। तो डूअर तो क्या है, तुरंत बोलेगा कि अरे बाजू में तो क्लास खुली है, कितने लोग आते हैं, देखा है क्या, उन्होंने तो खोली थी, 1-2 महीने बाद बंद कर दी। और वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, अपने आपके ये जो आप सोच रही हैं उसको स्टॉप कर देगा। तो ये प्रोसेस माइंड में चलती रहती है। तो उसको कैसे रिवर्स करना, उसमें कैसे काम करना, ये मतलब जो मेडिटेशन है वो बहुत इजी नहीं है। अगर आप उसके साइंस के पीछे जाए ना, तो वो बहुत ही डेप्थ का है, और हर के लिए एक अलग मेडिटेशन हम टेक्निक हर है। कोई नहीं करा सकता, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, हाँ पेशेंस भी चाहिए, और मतलब एक अलग ही अपना हाँ वर्षों का एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। तो जो ऐसे बैठ के मेडिटेशन कराते कि हम बोल रहे हैं भीड़ में सुन लो सारे लोग, तो वो कभी सक्सेस नहीं होते हैं। और इसीलिए लोग मेडिटेशन, योग निद्रा, इन सब चीज से हटने लग जाते हैं, क्योंकि वो चीज एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। जिस चीज का आपको अनुभव नहीं होगा तो आप कैसे लेंगे। जैसे आपने मान लीजिए गुलाब जामुन कभी खाया ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है, तो आपके सामने डेजर्ट में कितना भी वो रखा रहे, तो वो एक्सपीरियंस होना जरूरी है।
मैम जैसे मेडिटेशन जैसे हम लेते हैं कि हम कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि हाँ मैं सो जाती हूँ, जैसे ऐसा लगता है कि हम सो के उठे हैं और मतलब शुरू का कुछ पार्ट हमने सुना हाँ और उसके बाद फिर जब एंड में जब वो बोलते हैं कि अब अपनी आंखें हाँ। खोलिए, अब आप एक्चुअली ये क्या तो होता है, अवेयरनेस की कमी है थोड़ी सी, है ना। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी तो ये चीज कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये भी शो करता है कि चूंकि आपके कॉन्शियस माइंड को हमने रिलैक्स करके पैसिव मोड में डाल दिया है, बाकी आपका सब कॉन्शियस लगातार सुन रहा है। भले ही आप में अवेयरनेस की कमी है तो आप अपनी अवेयरनेस को सब कॉन्शियस में शिफ्ट नहीं कर पाए, वो कॉन्शियस के साथ है, इसलिए आपको ऐसा लगा सो गए। लेकिन आपका सब कॉन्शियस अवेयर है, क्योंकि अगर वो अवेयर नहीं होता तो लास्ट का जो पॉइंट होता कि अब आप अपने हाथों को रब करिए, वो भी आपको नहीं सुनाई देता फिर। मैम इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि स्टेट में जाके हमारी बॉडी इतनी रिलैक्स हो गई है कि हमें लगा कि हम वी आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स स्लीप। नहीं, ये अवेयरनेस की कमी होती है कि जनरल लोग अपनी अवेयरनेस को कॉन्शियस को जैसे ही पैसिव में डालो तो वो सब कॉन्शियस में शिफ्ट नहीं कर पाते पूरी तरह से। शुरू शुरू में होता है, उसके भी बहुत सारे फिर ट्रिक्स होते हैं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, तो इस कारण से ऐसा होता है। लेकिन धीरे धीरे करते करते फिर वो हैबिट में आ जाता है तो आप करने लगोगे। मैम ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है क्योंकि जब तक आराम नहीं ज्वाइन किया था उसके पहले तक हम मेडिटेशन ऐसा करते थे कि चैंट्स के साथ में या बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है ओम का और फिर हमने कर लिया थोड़े समय के लिए। और जब आराम के ध्यान करने शुरू किए थे तो शुरू में तो महाराज जी के छोटे छोटे ध्यान चलते थे 5-7 मिनट के, तो वो तो हो जाते थे, पर जैसे जैसे लॉन्ग ध्यानों की तरफ गए तो बहुत बार ऐसा लगा कि नींद आ गई बीच में। और सडनली जब महाराज जी के अपने हथेलियों को रब कीजिए और अपने चेहरे पे लगाइए फिर कि अरे हम सो गए थे क्या। मतलब बैठे बैठे भी आप उस मुद्रा में बैठे बैठे भी हाँ, कई बार लगने मतलब वो लगता था। आपकी अवेयरनेस की कमी है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो वो धीरे धीरे बढ़ती जाए। उसके कंपैरिजन में कहूंगी कि डेफिनेटली आज वो स्टेट तो नहीं ही आती है मैम। बट एक चीज मुझे समझ नहीं आता कि जब हम गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं वर्सेस लोग कहते हैं कि हमें मतलब विदाउट गाइडेड मेडिटेशन करना है, नो डायरेक्शन नो इंस्ट्रक्शन उस तरीके का। स्टार्टिंग में तो आपको गाइडेड से ही चलना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो कोई अगर हमको हाथ पकड़ के ले जाए तो सही डायरेक्शन में हम जाएंगे, है ना। जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं तब आप विदाउट गाइडेड भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम थेरेपी में जाते हैं तो वहाँ गाइडेड ही मस्ट होता है, क्योंकि वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पर्टिकुलर उस व्यक्ति के हिसाब से ही बनाए जाते हैं, तभी वो इफेक्टिव होते हैं। तो इसलिए उसमें तो गाइडेड ही जरूरी होता है। मैम